हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। इसमें सामान्य परिचय है इसका। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की सीमाओं को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में परमाणु का एक नया मॉडल दिया जो कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। बोर का जो परमाणु मॉडल है, इस मॉडल में प्रमुख बातें निम्न हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथों पर घूमते हैं, जिन्हें कक्षाएं या कोष कहते हैं। अब इस नीचे डायग्राम में देखो कि ये वर्ताकार कक्षाएं हैं। ठीक है, ये जो वर्ताकार कक्षाएं हैं इनको कोष बोल दिया। ठीक है, फिर इसका सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक कक्षा के एक निश्चित ऊर्जा होती है, अतः उन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष भी कहते हैं। इस ऊर्जा स्तरों को 1, 2, 3 अथवा LMN आदि से प्रदर्शित किया जाता है। अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो देखो इसमें ये प्रथम जो सर्किल है, यानी कि इसको क्या बोल दिया, कक्षा या कोष बोल दिया। इस कोष या कक्षा के अंदर KLM यानी कि पहली जो कक्षा है इसमें सिर्फ K यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, ऐसा एक कक्षक है, यानी कि ऊर्जा स्तर है। इस ऊर्जा स्तर को इन्होंने क्या बोल दिया, ऊर्जा कोष बोल दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो सर्किल है, यानी कि दूसरी जो कक्षा है, उसके अंदर 2 होंगे। एक के अंदर S भर दिया, ठीक है, एक कक्षक हो गया। दूसरे के अंदर 3 होंगे। एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जैसे 3 होंगे तो 3 दूनी 6 यानी 6 होंगे, यानी कि दूसरे के अंदर S और P आ गए। ऐसा बताया इसने। जैसे इसका थर्ड पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में होते हैं जिसमें कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणांक होता है, यानी कि उन्हीं में होगा जिनके अंदर h/2π संवेग होगा जिनका। इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग mvr = h/2π होता है, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है वह घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का वेग, n है वो पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3 आदि होता है, और h होता है वो प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, फिर इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इसमें जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर में घूमता है तब तक ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी उसको निम्न से, अब ये मान लो आप इस क्लास से, वो देखो आपको डायग्राम के हिसाब से दूँ, यानी कि इस फर्स्ट कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाली कक्षा में अगर जाएगा तो क्या करेगा, उसको ऊर्जा का अवशोषण करना होगा। लेकिन अगर वो यहाँ से नीचे वाली क्लास में वापस आ रहा है तो क्या होगा, वो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और अगर निम्न से ऊपर गया, अवशोषण हो गया, लेकिन इसके विपरीत अगर वो उच्च से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस ऊर्जा का मान होता है वो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होता है, यानी कि जितना उसने अवशोषण किया या फिर वो वापस नीचे आ रहा है तो जितना उसने उत्सर्जन किया उसका अंतर होगा वो निकल जाएगा। तो डेल E = क्या होगा, देखो यहाँ पे डेल E = क्या है, EF - EI। यहाँ पे जो F है यानी EF होगा वो तो क्या होगी, उच्च ऊर्जा स्तर होगी, और EI है वो निम्न ऊर्जा स्तर। F यानी उच्च ऊर्जा स्तर और I यानी निम्न यानी इनिशियल ऊर्जा लेवल हो गया। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखें, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन hν की इकाइयों में होता है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं, अर्थात परमाणु का विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, यानी कि डेल E = hν बराबर hc/λ, यानी कि
डेल ई बराबर एच म्यू कर लो चाहे, या फिर डेल ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा हो जाए। फिर आगे है बोर मॉडल की सीमाएं। बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु तथा अन्य एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे कि हीलियम +1, लिथियम +2 आदि आयनों के परमाणुिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। यानी कि सिर्फ कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसी के बारे में बताने में वो सफल रहा। यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा की गणना करने के लिए भी सफल रहा। फिर भी इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं रही जो निम्न प्रकार हैं। अब इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी, वो देखते हैं हम क्या थी। इसमें फर्स्ट है, यह सिद्धांत उन परमाणुओं में स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी कि सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बता पाया, यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनकी व्याख्या करने में ये असफल रहा। सेकंड है, बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है तब लेवल 1 स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, किंतु सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लेने पर पाया गया कि कुछ एकल रेखाएं कई सूक्ष्म रेखाओं में बटी हुई होती हैं। यह सिद्धांत स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इन सूक्ष्म संरचनाओं को समझाने में असफल रहा। यानी कि ये अलग अलग जो सूक्ष्म संरचनाएं थी उनके बारे में ये नहीं बता पाया। फिर थर्ड पॉइंट है, रेखा स्पेक्ट्रम के निर्माण के समय जब विकिरणें उत्सर्जित करते हुए स्रोत में यदि चुंबकीय अथवा विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा अनेक रेखाओं में विपातित यानी कि बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र में यह विभाजन जीमान प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में यह विभाजन स्टार्क प्रभाव कहलाता है। यानी कि ये जो चुंबकीय रेखाएं थी उनका जो विभाजन हुआ, वह विभाजन अगर चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है तो उसको जीमान बोल दिया। चुंबक से याद रखो कि जीमान प्रभाव, और अगर विद्युत क्षेत्र में अगर ये विभाजन हो जाए तो इसको बोल दिया स्टार्क प्रभाव। बोर के सिद्धांत ने इन प्रभावों की संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सका। यानी कि बोर मॉडल है, ये जीमान प्रभाव और ये जो स्टार्क प्रभाव था इनके बारे में अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाया। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है कि बोर का सिद्धांत परमाणुओं के संवेग से बनने वाले अणुओं की आकृति की व्याख्या करने में असफल रहा। यानी इन्होंने ये जो आकृति बनी थी अणुओं की, इनको भी बताने में असफल रहा। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, यह परमाणुओं के रासायनिक बंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यताओं की व्याख्या नहीं कर पाया। यानी कि अणुओं को बनाने की जो योग्यता थी उसके बारे में भी नहीं बता पाया। तो इस सिद्धांत को गहरा धक्का, यानी कि ये जो सिद्धांत है ये तब डाउन में गया, यानी कि जब ब्रोगली, लुईस और हाइड्रोजनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित होने के बाद लगा। जब इस सिद्धांत में यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं होता है बल्कि अनुमानित प्रकृति का होता है, इसके साथ ही यह भी निश्चित नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ कण की भांति व्यवहार करेगा अथवा तरंग की भांति। यानी कि ये भी अनिश्चित था कि इसकी प्रकृति वो कणीय होगी प्रकृति या तरंग प्रकृति होगी, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आगे है द्रव्य का द्वैत व्यवहार, यानी कि डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली ने सन 1924 में प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह द्रव्य को भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। यानी कि जैसे तरंग में द्वैत व्यवहार होता है, तरंगीय और कणीय, वैसे ही तरंग यानी कि द्रव्य पर है नेचर अगर पदार्थ का, तो उसका भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित होना चाहिए। अर्थात द्रव्य में कण अथवा तरंग दोनों तरह के गुण होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह फोटोन का संवेग एवं तरंग दैर्ध्य होता है, उसी तरह कण का भी संवेग और तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। ब्रोगली ने इस तर्क के आधार पर किसी पदार्थ के कण के लिए तरंग दैर्ध्य अथवा संवेग के बीच निम्न संबंध बताया।
तो इन्होंने क्या बताया कि लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इक्वल्स टू एच अपॉन एम म्यू, यानी कि पी इक्वल्स टू एम म्यू हो गया। यही दे ब्रोगली समीकरण है बताया, जिसमें लेमडा है वो तरंगदैर्ध्य है, एच है वो प्लांक स्थिरांक है, पी है वो संवेग है जिसको एम म्यू भी लिख सकते हैं। फिर आगे दी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील वस्तु के तरंग के लक्षण होते हैं, अर्थात वस्तुओं का अधिक द्रव्यमान होने के कारण उससे संबंधित तरंगदैर्ध्य इतनी कम होती है कि उसके तरंगदैर्ध्य जैसे गुणों का पता ही नहीं चलता, यानी कि उसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम हो जाता है जिससे हम उसके तरंगदैर्ध्य के गुणों का पता नहीं लगा पाते। परंतु इलेक्ट्रॉनों और अन्य अपरमाणु यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है से संबंधित तरंगदैर्ध्य को प्रयोगों द्वारा पहचाना जा सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर कल हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आप पढ़ें और कुछ समझ में ना आया हो तो फिर पूछें कि कहीं पे क्या कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।